नमस्कार मित्रों, आज हम एक राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है शीत युद्ध, उसके बारे में बात करेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। ये जो शीत युद्ध वाला टॉपिक है हम एनसीईआरटी की बुक से करवा रहे हैं, उसी के आधार पर हम आज बात करेंगे। वो टॉपिक है हमारा शीत युद्ध। तो शीत युद्ध को शुरू करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ, ये आपको ज्ञात ही है। ये जो युद्ध चला था वो दो संगठन थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के जो देश थे, जैसे मित्र राष्ट्र में हम बात करें जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और इन्हीं के संग सोवियत संघ था। धुरी राष्ट्र की बात करें तो मुख्य जो देश हैं वो है इटली, जर्मनी और जापान। इटली, जर्मनी और जापान, इन दोनों संगठनों के बीच में जो युद्ध होता है द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध में होता क्या है कि जो हमारा टॉपिक जैसे शीत युद्ध की बात करें तो इस शीत युद्ध है वो इस युद्ध के बाद ही शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? जैसे अमेरिका ने क्या किया था, आपको भी याद भी होगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अमेरिका ने एक तो 23 फरवरी 1945 को 23 फरवरी 1945 को एक जगह है जापान की, आइवो जोमा, जापान की एक जगह है, उस पर अधिकार कर लिया था, या आप कह सकते हो वहाँ अपना झंडा फहरा दिया था। ठीक है, एक तो ये काम किया, किसने किया? अमेरिका ने। दूसरा जो हम बात करें सोवियत संघ की, अब ये अमेरिका कहाँ कर रहा है? जापान। सोवियत जो संघ है ये भी एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसने क्या किया, एक राइक्सटैग बिल्डिंग है जर्मनी, राइक्सटैग बिल्डिंग, इसको कहेंगे राइक्सटैग बिल्डिंग। राइक्सटैग बिल्डिंग जो है वो बर्लिन, जर्मनी में। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी। तो इसके ऊपर अपना झंडा फहराया। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध में इन जो दो देश हैं, ठीक है, क्या किया? सोवियत संघ ने राइक्सटैग बिल्डिंग पर अपना झंडा फहराया, जो कि बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में, इस जगह पर। और अमेरिका ने क्या किया? 23 फरवरी 1945 को आइवो जोम, जो कि जापान में है, उस पर अपना झंडा फहराया। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 45 में क्या किया था? अगस्त 1945 में जैसे हिरोशिमा, नागासाकी, इन दो शहर को, जापान के दो शहर है जिसको द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो है तहस नहस कर दिया था, इन दोनों दोनों शहरों। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो दो देश थे, ये जो दो देश है वो उभर कर आए, और ये एक ही संगठन के मित्र राष्ट्र के संगठन में थे। युद्ध किन के बीच हो रहा है? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब द्वितीय विश्व युद्ध में दो देश हैं वो शक्तिशाली के रूप में उभर कर आए, एक अमेरिका, एक है सोवियत संघ। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद जो एक देश है अमेरिका और एक देश है सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों देशों में होड़ मच गई। इन दोनों देशों में होड़ मची, किस बात की? शक्तिशाली। भी इन दोनों देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो शक्तिशाली होने की जो होड़ है वो ही शीत युद्ध को जन्म देती है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्तिशाली बनने की होड़ शुरू हुई, और एक इनकी खुद की विचारधारा थी। अमेरिका की जैसे विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा,
और इसके समाजवादी या साम्यवादी, जैसे अपने समाजवादी और साम्यवादी, ये इनकी विचारधारा है। अमेरिका की जो विचारधारा है वो है पूंजीवादी, सोवियत संघ की जो विचारधारा है वो है समाजवादी। अब हम बात करें कि ये पूंजीवादी और समाजवादी है क्या, जिसको उदारवाद से संबंधित है या साम्यवादी से संबंधित है, इनका मतलब क्या है। तो जो ये समाजवादी है, समाजवादी क्या है, समाजवादी क्या है, तो आप नोट कर लो, नोट्स बना लो अपने। ये एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। क्या है ये? एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। ये आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। इसके तहत क्या होता है कि समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व है राज्य की, तो समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि धन संपदा, जो राज्य के पास धन संपदा है, संसाधन है, राज्य के पास धन संपदा है, जो संसाधन है, धन संपदा का स्वामित्व, इस स्वामित्व के आधार पर ही हम इनमें क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं कि समाजवादी कौन सा है, उदारवादी कौन सा है। तो समाजवादी में क्या होगा कि धन संपदा का जो स्वामित्व है, धन संपदा का स्वामित्व किसके पास होगा, स्वामित्व होना, और उसका वितरण करना, जनता में, लोगों में, नागरिकों में वितरण करना, धन संपदा होना और वितरण करना। तो वितरण किसके पास होना चाहिए, तो वितरण समाज के अधीन होना चाहिए, समाज के अधीन होने चाहिए। यह जो विचारधारा है वो विचारधारा कौन सी कहलाती है, समाजवादी विचारधारा है। वो एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है जो कि धन संपदा का स्वामित्व है, उसका जो वितरण है वो किन के पास होना चाहिए, समाज के नियंत्रण में होना चाहिए, समाज के अधीन होना चाहिए। ये जो ऐसी विचारधारा है वो क्या कहलाती है, समाजवाद। इसके बाद एक है उदारवाद। उदारवाद में थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या है, ये कहता है कि मनुष्य जो होता है, इनकी विचारधारा क्या है कि मानव है, मनुष्य है, वो क्या है, विवेकशील प्राणी है। मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, विवेकशील प्राणी मानता है ये। और ये क्या कहता है कि सामाजिक संस्था है वो मनुष्य की सूझबूझ का परिणाम है और उनके सामूहिक का परिणाम है। मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है, और जितनी भी सामाजिक संस्था है, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं वो सारी सारी किसने बनाई है, तो मनुष्य ने तो बनाई है। तो संस्थाओं का जो निर्माण है, सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास, इकट्ठा एक प्रयास किया गया था, उनका इनका ही परिणाम है। दोबारा फिर सुन लो क्या कहना चाहते हैं। उदारवादी या पूंजीवादी लोग कहते हैं कि मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं ये मनुष्य की सूझबूझ का और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। तो जितने भी संसाधन हैं उस पर उन्हीं व्यक्तियों का अधिकार होगा, और राज्य का जो नियंत्रण है वो बहुत ही कम होगा। ऐसे करके ये दो विचारधाराएं उभरी। अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा है, सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा है। तो अब हम ये कह सकते हैं शीत युद्ध में क्या था कि जैसे पढ़ते हैं कि जी शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्तिशाली बनने की होड़ थी, या हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध है वो पूंजीवादी और समाजवादी जो विचारधारा है इनके बीच संघर्ष था। या तो क्या कहेंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ का दोनों में से एक शक्तिशाली बनने का जो प्रयास कर रहे हैं वो संघर्ष है, या हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी जो विचारधारा है उन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष है, भी सबसे ज़्यादा कौन सी फैले। चलो जी आगे देखते हैं भी शीत युद्ध होता क्या है, कोल्ड वार है क्या, शीत युद्ध है क्या, कोल्ड वार होता क्या है। जैसे अभी हमने बात की द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, लड़ाई हुई। इसमें क्या था कि अस्त्र शस्त्र चले, लोग मरे, बहुत से लोग मरे, लाखों की संख्या में लोग मरे हैं। और जैसे जापान के जो दो शहर अभी बात की है, हिरोशिमा और नागासाकी, उनको उजाड़ दिया गया। ऐसा सिस्टम युद्ध में हुआ था। शीत युद्ध में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। शीत युद्ध दिमाग में युद्ध चलता रहता है। शीत युद्ध है वो अमेरिका के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं सोवियत संघ को पीछे छोड़ दूं,
उसको ख़त्म कर दूं, और सोवियत संघ के दिमाग में ये चलता रहता है कि अमेरिका को पीछे छोड़ दूं, और अमेरिका को दिमाग में चलता रहता है कि सोवियत संघ को पीछे छोड़ दूं। दोनों के बीच में होड़ है। अब इस होड़ जो है वो दिमाग में चलता रहता है, वास्तविक लड़ाई नहीं है, वास्तविक लड़ाई नहीं है, दिमागी युद्ध है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं। ये जो स्थिति बनी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो अब हम एक शीत युद्ध की परिभाषा लिखेंगे। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है, अभिप्राय मतलब इसका मतलब क्या है? अभिप्राय है या इसका अभिप्राय ऐसी अवस्था है, ऐसी एक स्थिति पैदा होती है, ऐसी अवस्था है जो जब दो या दो से ज़्यादा, इस शीत युद्ध के लिए दो देश तो होने चाहिए, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो वातावरण है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य वातावरण क्या हो जाता है? उत्तेजित होता है, ठीक है, उत्तेजित एवं तनावपूर्ण हो जाए, तनावपूर्ण हो जाए। शीत युद्ध क्या है कि जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य वातावरण क्या हो जाता है? उत्तेजित होता है, तनावपूर्ण हो जाए, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध न हो। लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध न हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। दिमाग में चल रहा है, वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, वातावरण है वो ऐसा हो रहा है, अभी लड़ाई होगी, अभी युद्ध होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, दिमाग की उपज है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? शीत युद्ध। किन के मध्य चल रहा है? देशों का नाम लेंगे तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा है, और विचारधाराओं का नाम लेंगे तो पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधाराओं के मध्य यह युद्ध चल रहा है, ठीक है जी। अपनी बात हो गई। अब हम इस शीत युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो आता है क्यूबा का मिसाइल संकट। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट, इसकी हम बात करते हैं 1965। देखो, शीत युद्ध है वो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त होता है उसके बाद से शुरू हो रहा है। और क्यूबा का मिसाइल संकट क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्यूबा का मिसाइल संकट के समय क्या है कि दोनों देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि सब पूरे विश्व को यही लग रहा था कि अब युद्ध होगा, अब फाइनली युद्ध होगा, अब शीत युद्ध से वास्तविक युद्ध, कोल्ड वार से वास्तविक युद्ध होने वाला है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। हुआ क्या था कि एक क्यूबा एक देश है, जैसे मैं यहाँ सिचुएशन बना लेता हूँ छोटी सी। मान लो यहाँ क्यूबा देश है और इस साइड क्या है? यूएसए है, अमेरिका है, और इस साइड क्या है? यूएसएसआर है, मतलब सोवियत संघ है। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ है। ये दो क्यूबा ये है। अब क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में पहले एक राष्ट्रपति था। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में एक राष्ट्रपति का नाम था, पहले राष्ट्रपति एक अलग बंदा था, उसका नाम था फुलगेसियो बस्तिस्ता। नाम ही उल्ट सा है, देखो इसका, फुलगेसियो। ये आपके सीनियर क्लास में नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है, याद नहीं करना है इसको, बस आपको समझने के लिए है भी, आप थोड़ा सा समझ लो। और इसको याद नहीं करना है क्योंकि
ये आपके किताब में कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। 12वीं क्लास के जो प्रश्न आएगा वो आपकी बुक्स में से ही आएगा, जो उसमें दिया हुआ है वो इनका फालतू के ये जो फैक्ट आपको याद नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। ये क्या है कि 1955 से लेकर 1959 तक ये राष्ट्रपति रहता है। कहाँ का? क्यूबा का। इस समय जब ये बतिस्ता क्यूबा का राष्ट्रपति है, उस समय क्यूबा में कौन सी विचारधारा चल रही है? अमेरिका की विचारधारा चल रही है, उदारवादी सिस्टम चल रहा है, यहाँ कहते हैं कि पूंजीवादी सिस्टम चल रहा है। इससे क्या होता है कि यूएसए के जितने व्यापारी हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं वो यहाँ अपना फैक्ट्रियाँ आदि स्थापित करें, अपना व्यापार बढ़ा देते हैं। लेकिन यूएसएसआर जो कि सोवियत संघ है, इनकी समाजवादी विचारधाराओं ने या इसके सहयोग से क्या हुआ कि इस बतिस्ता को क्या कर दिया गया, वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। और बर्खास्त करके इसके स्थान पर राष्ट्रपति किसको बना दिया गया? फिदेल कास्त्रो को राष्ट्रपति बना दिया गया। किसके द्वारा? यूएसएसआर। अब यूएसएसआर में अब कौन होगा? 19 से लेकर अपने ये जो है ये 1959 से लेकर 1976 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बात करें। और ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट है ये 1962 की बात है। अब है क्या कि यूएसएसआर ने बतिस्ता को हटा दिया गया और उसके स्थान पर किसको राष्ट्रपति बना दिया? फिदेल कास्त्रो को राष्ट्रपति बना दिया। अब जैसे ही फिदेल कास्त्रो को राष्ट्रपति बनाए गए थे, इन लोगों को टेंशन होगी, यार इस पर तो ये बंदे आ गए हैं। तो इनके बीच में इसको लेकर बड़ा बोले भाव रहता था, अलग अलग, इसके अलग भाव है, इसके अलग भाव है। और शीत युद्ध के टाइम में सबसे बड़ी बात ये थी कि इन दोनों देशों के बीच में कभी भी कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई बातचीत नहीं होती थी, राजनीतिक संवाद नहीं होता था एक दूसरे के। दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संवाद बहुत कम होता था, होता ही नहीं था। और राजनीतिक संवाद नहीं होने के कारण क्या है कि इन दोनों देशों के बीच में गलतफहमियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती गई। अब क्या गलतफहमियां होती गई? गलतफहमियां ये बढ़ती गई, इनको लग रहा है भी हमने इनको बनाया तो ये इसको छुड़ाएंगे, इनको लग रहा है ऐसे एक दूसरे के। अब इन्होंने क्या किया यूएसएसआर ने कि यहाँ से मतलब अपने जहाजी बेड़े लाकर और यहाँ पर मिसाइल तैनात कर दी, अपना एक सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया, मिसाइल तैनात कर दी। किसकी तरफ है? अमेरिका की तरफ मिसाइल तैनात कर दी। यूएसएसआर ने धीरे धीरे इसको क्या कर दिया, क्यूबा जो एक छोटा सा द्वीप है इसको अपने सैनिक अड्डे के रूप में स्थापित कर लिया, सैनिक अड्डा बना लिया। और अपनी ये मिसाइलें हैं वो किसकी तरफ कर दी? अमेरिका की तरफ कर दी। यूएसएसआर का उस समय जो राष्ट्रपति हैं, इस समय राष्ट्रपति कौन है? निकिता ख्रुश्चेव। आपको नाम याद होगा, निकिता ख्रुश्चेव। निकिता ख्रुश्चेव अभी लिखता हूँ, इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? निकिता ख्रुश्चेव, ये इसका राष्ट्रपति है। और यहाँ कौन है? कनेडी। यहाँ कौन है? अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जोसेफ कनेडी। कनेडी जी को पता ही नहीं चला भी हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या है, क्यूबा को क्या बना दिया? एक सैनिक अड्डा बना दिया। लेकिन सोवियत ये जो अड्डा बना दिया इसको किसको पता नहीं चला है? अमेरिका को अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका को यह जो जानकारी मिलती है वो 21 दिनों के बाद, हमने कह दिया कि 3 हफ्ते के बाद अमेरिका वालों को पता चला। कौन है राष्ट्रपति? जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्तों के बाद में पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गया। अब ऐसा और पूरे जैसे सबको पता चलने लगा, सबको यह लगा पूरे विश्व में ये होगा भी जो अब ये युद्ध शीत युद्ध है ये वास्तविक युद्ध धारण करने वाला है। तो जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया, अपने जहाज़ यूएसए से अपने जहाज़ किसकी तरफ कर दिए? जैसे मैं आपको कर दूं कि ये जो जहाज़ थे किसकी तरफ शुरू कर दिए इन्होंने? इनकी तरफ शुरू कर दिए। और यहाँ से जो इनके जहाज़ थे वो किसकी तरफ आ रहे थे? क्यूबा की तरफ जो आ रहे थे। इनके जहाज़ जो है, मान लो ये जहाज़ क्यूबा की तरफ आ रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, आगे ये आगे, और इनके आगे होने के कारण क्या है कि ये जो जहाज़ थे ये इनके वापस से मुड़ने लगे, वापस से मुड़ने लगे। तो धीरे धीरे क्या है, ये क्यूबा का जो संकट है
ऐसा था कि चरम सीमा, चरम बिंदु पर पहुंच गया था कि अब युद्ध होने वाला है, चरम बिंदु पर पहुंच गया था। लेकिन बाद में क्या आ गया, एकदम ढीला पड़ गया, एकदम शांत हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि दोनों शक्तिशाली देश हैं। हुआ क्या था कि अब आप देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जर्मनी को नष्ट किया था। अभी आपने पीछे पढ़ा, जो बिल्डिंग थी उसको गिरा दी गई। इसी प्रकार जापान, ये यूएसए ने, उसने जापान के 2 शहरों को नष्ट कर दिया था। तो इस देश को ये पता है कि ये भी बहुत शक्तिशाली है, इसके पास बहुत परमाणु बम है, और इसको भी पता है कि इसके पास बहुत परमाणु बम है। दोनों जो देश है वो परमाणु संपन्न देश है। ऐसा भी बहुत खतरनाक मामला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों देशों को एक दूसरे का पता था। तो जब दोनों देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो तो इन दोनों के बीच में फिर युद्ध नहीं होता। सबको पता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो ये भी कुछ करेगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखो कितना नरसंहार हुआ है, तो सब कुछ होगा। तो इस चक्कर में क्या है, ये शक्ति संतुलन हो गया इसका, मतलब चरम सीमा पर ये पहुंच चुका था। युद्ध है वो धीरे धीरे, मतलब वो क्या हो गया, एकदम ठंडा कैसे पड़ा। अभी देखो, उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति संतुलन कह सकते हैं, या हम अवरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, अवरोध का सिद्धांत कह सकते हैं, और या हम उसको दिदांत का सिद्धांत कह सकते हैं। होता क्या है देखो, इसको हम क्या कह सकते हैं, अवरोध का सिद्धांत कह सकते हो, इसका नाम आ जाएगा, ये कह सकते हो, या हम क्या कह सकते हो, इसको दिदांत का सिद्धांत भी कह सकते हो, और या क्या कह सकते हो, शक्ति संतुलन भी कह सकते हो। शक्ति का क्या हो चुका है, संतुलन हो चुका है। जैसे तराजू होता है ना, उसके अगर दोनों के पास एक जैसी शक्ति तो बिल्कुल संतुलन बन जाता है। दोनों जो पालड़े होते हैं एक जैसे हो जाए, उसको शक्ति मतलब संतुलन हो गया। तो ऐसा था, दोनों शक्तिशाली देश हैं, दोनों को पता है अभी अगर मैं कुछ करूँगा तो वो सामने वाला ज़रूर कुछ करेगा, तो पीछे हट गए दोनों। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अवरोध का सिद्धांत कहते हैं, दिदांत का सिद्धांत या शक्ति संतुलन उसको नाम देते हैं। तो लिख लो, तब दोनों पक्षों के पास क्या होता है, ये चीज़ें, इसको क्या होता है, जब दोनों पक्षों के पास, जब दोनों पक्षों के पास एक दूसरे का मुकाबला, एक दूसरे का मुकाबला तथा परस्पर, मतलब एक दूसरे का मुकाबला, परस्पर मुकाबला परस्पर मुकाबला करने की शक्ति हो, या आपने यह कह सकते हैं एक दूसरे का मुकाबला या परस्पर नुकसान पहुंचाने की भी शक्ति होगी। एक दूसरे का नुकसान, ऐसा लिख सकते हो, नुकसान। ठीक है, जब दोनों पक्षों के पास एक दूसरे का मुकाबला करने की शक्ति हो और एक दूसरे का परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है, नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है, ऐसी शक्ति है, क्षमता होती है कि एक दूसरे का जितना उस देश का नुकसान होगा उतने उस देश का नुकसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इतनी क्षमता होती है कि कोई भी युद्ध करने का खतरा नहीं उठाना चाहता। कोई भी देश है, ऐसी जब स्थिति पैदा हो जाती है कि कोई भी पक्ष, कोई भी 2 पक्ष होगा ना, इसमें क्या होगा कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा है, तो युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है, नहीं उठाना चाहता। तो ऐसा जो सिद्धांत, ऐसी जो ये थ्योरी पैदा हो जाती है, सिद्धांत पैदा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवरोध का सिद्धांत, दिदांत का सिद्धांत या शक्ति संतुलन। मतलब क्या है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और दोनों देश ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। तब क्या है कि पूरे चरम सीमा पर पहुंचा हुआ क्यूबा का मिसाइल संकट है, क्यूबा का जो संकट था वो क्या हो गया है, धीरे धीरे हम कह सकते हैं वो खत्म हो गया है। तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, अवरोध का सिद्धांत, दिदांत का सिद्धांत या शक्ति संतुलन का सिद्धांत, जो कहाँ हुआ, शीत युद्ध में ही है। अब प्रश्न ये आता है कि जो दिदांत का सिद्धांत है या अवरोध का जो सिद्धांत है,
ये युद्ध को बढ़ावा देता है या युद्ध को कम करता है? तो वेदांत का जो सिद्धांत है, अवरोध का सिद्धांत है, ये युद्ध को कम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, जो अब आप समझ गए होंगे कुछ। देखो, एक यूएसए है, एक यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, और इसकी जो विचारधारा है वो विचारधारा क्या है? पूंजीवादी विचारधारा है। इसकी जो विचारधारा है वो क्या है? समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा है। ठीक है, पूंजीवादी या उदारवादी, समाजवादी या साम्यवादी, ऐसे नाम आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, कभी बाद में करेंगे इन पर बात, ज़्यादा कुछ नहीं इन दोनों में। जैसे पूंजीवादी, उदारवाद, समाजवादी और साम्यवादी, ये। अब पूरे विश्व को जो ये शीत युद्ध है, ये क्या कर रहा है? दो गुट में बांट रहा है। पूरे विश्व को दो गुट में बांट रहा है। यूएसएसआर है, यूएसए है, ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी देश हैं, पहले तो उन्होंने यूरोप में बांटा, यूरोप से फिर एशिया की तरफ बढ़े, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया काम कि जितने भी देश हैं उनको अपने पक्ष में मिलाते रहो, मिलाने का काम शुरू कर दिया। यूएसएसए ने अपने पक्ष में मिलाने का काम शुरू किया, यूएसएसआर ने अपने पक्ष में मिलाने का काम शुरू किया। इनके चक्कर में अब पूरे विश्व को इन्होंने किस में बदल दिया? दो ध्रुवों में बदल दिया, दो ध्रुव बना दिए। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि दो ध्रुवों का आरंभ हो गया। यहां से दो ध्रुवों का आरंभ, दो ध्रुव बन गए हैं। कौन कौन सा है? यूएसए या यूएसएसआर, पूंजीवादी या समाजवादी, दो ध्रुव पूरे देशों को बनाने में शुरू कर दिया। जैसे हमने यूएसएसआर, यूएसए ने क्या किया कि एक नाटो की स्थापना की, नाटो की स्थापना की, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका जो निर्माण किया गया वो 2 अप्रैल 1949 को इस संगठन का निर्माण किया गया। नाम लिख देता हूं मैं, उत्तर, हिंदी में इसका ये नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2 अप्रैल 1949। उस समय यहाँ जो देशों की संख्या थी वो देश 12 थे। ये 12 के 12 मतलब जो यूएसए अपने पक्ष में करना चाहता था, उन देशों का एक संगठन बनाया नाटो। ठीक, अप्रैल 1949 में इसका गठन किया गया। एक यही ऐसा संगठन है जो आज भी चल रहा है। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी ये संगठन है और चल रहा है। आज क्या है कि इसकी संख्या 12 से बढ़कर कितनी हो गई है? 30 हो गई है। 12 से बढ़कर 30 हो गई है। और 30वां जो अंतिम जिसका सदस्य है वो है मैसिडोनिया, अभी 2020 में बनाई है। मैसिडोनिया इस संगठन का सदस्य है, अंतिम सदस्य। मैसिडोनिया अंतिम सदस्य है इसका, नाटो का। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया? सेंटो का निर्माण किया। इसी प्रकार इन्होंने क्या कर दिया? यूएसएसआर ने क्या किया? वार्सा संधि का, वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि का निर्माण किया। भी हर देश क्या कर रहा है? पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उनको अपने पास मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएसए है वो नाटो का निर्माण कर रहा है, उस गठबंधन एक संगठन बना रहा है। तो ये भी क्या कर रहे हैं? वार्सा संधि का गठन कर रहे हैं। किस लिए? नाटो का मुकाबला करने के लिए। तो नाटो का मुकाबला करने के लिए यूएसएसआर ने किसका गठन किया? वार्सा संधि का गठन किया। इसकी सन रहेगा ना, इसका सन 1955 निकला। ठीक है, वार्सा संधि ये हो गया। मुकाबला करने के लिए इनका
ये इसके अलावा ये तो यूरोप में चल रहा है, फिर इन्होंने सोचा कि धीरे धीरे क्या करें, जो एशियाई देश हैं जो अब नए नए आज़ाद हुए हैं उनको भी अपनी तरफ मोड़े। तो इन्होंने सीटों का और सेंटों का भी निर्माण शुरू कर दिया। नाम आएगा आपके, सीटों का और सेंटों का भी निर्माण शुरू कर दिया। इनका गठबंधन, एक संगठन बनाया, सीटों और सेंटों। मतलब क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई, इसका मतलब क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। एक संगठन अपना जो पक्ष है वो मजबूत कर रहा है यूएस से, मतलब जितने पूरे दुनिया को इन्होंने दो भागों में बांट रखा है, पूरी दुनिया को इन्होंने दो भागों में बांट रखा है। तो ये तो नाटो तो चल ही रहा है, यूरोप में एशिया की तरफ मुड़ गए और दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश थे उनको उन्होंने अपनी तरफ है मिलाया और उस संगठन का नाम क्या रखा, सेटो, सीटो, दक्षिणी संधि संगठन लिख सकते हो, संधि संगठन। सेंट्रो का मतलब सेंट्रल से संबंधित है, केंद्र, अपने देश को केंद्र में रखकर, और केंद्रीय संधि संगठन बोल सकते हैं। उन्होंने अपने देश को केंद्र में रखा और उसके जितने भी चारों तरफ जो देश थे उनको उन्होंने अपने तरफ मिलाने का काम शुरू कर दिया, केंद्रीय संधि संगठन। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि वार्सा पैक्ट है वो किससे संबंधित है, यूएसएसआर से संबंधित है, नाटो है, सीटो है, सेंटो है, ये किससे संबंधित है, पूंजीवादी देशों से संबंधित है। तो एक चीज और आती है, ये जो देश है ये पश्चिमी देश कहलाते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी गठबंधन बोल सकते हैं। किसको, यूएसए को। और यूएसएसआर को हम क्या बोलेंगे, पूर्वी गठबंधन बोल सकते हैं या पूर्व का गठबंधन बोल सकते हैं। ये इनका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया कि शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा। हिरोशिमा नागासाकी पर आपने ध्यान में रखना है, हमने नाम भी सुने होंगे, 2 एटम बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, लिटिल बॉय और फैटमैन उनके नाम थे। तो द्वितीय शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ, शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया, फिर शीत युद्ध ने विश्व को कितने भागों में बांट दिया, 2 ध्रुवों में विभाजित कर दिया, ठीक है। 2 ध्रुवों में कैसे विभाजित कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके इनका संगठन बन रहा है। अब देखो वार्सा पैक्ट, ये तो बात यूएस होगी, वार्सा पैक्ट हो गया। इसके अलावा इनके जितने भी दूसरे देशों से आज़ाद हुए, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन से जितने भी नए देश आज़ाद हुए, उन देशों को भी अपने पक्ष में मिलाने में लगे हुए थे भी, उन देशों की हम क्या करें, अपने पक्ष में मिलाए। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे नए देश आए ना, नए देशों ने क्या किया, नए कौन से देश, तो नए स्वतंत्र हुए हैं। कहाँ से स्वतंत्र हुए हैं, वो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए हैं और फ्रांस से स्वतंत्र हुए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस से स्वतंत्र हुए हैं, ये नव स्वतंत्र देश थे। इन्होंने बहुत से देशों ने, जैसे भारत का भी नाम आता है, इन्होंने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। ये अपने दूसरे भाग में बात करेंगे पूरी गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। उन्होंने क्या कहा कि ना तो हम इस गठबंधन में मिलेंगे और ना ही हम उस गठबंधन में मिलेंगे। अब क्या है कि गठबंधन इन नए देशों को पाने के चक्कर में भी इनको अपने पास मिलाएं कि नहीं मिलाएं, इस चक्कर में क्या हुआ कि जो यूएसएसआर का सबसे बेस्ट जो देश है वो है कौन सा, चीन। ये भी साम्यवादी देश है। तो यूएसएसआर और चीन के बीच में क्या होगी, अनबन शुरू होगी, ठीक है, अनबन शुरू हो गई, अनबन शुरू हो गई। और इन दोनों देशों के बीच में अनबन कब शुरू होती है, 1950 में शुरू हो जाती है। इसके अलावा 1969 में इनके बीच में एक छोटा सा युद्ध भी होता है, इनके बीच में एक छोटा सा युद्ध भी होता है। 1950 में इन दोनों देशों के बीच में अनबन है और 69 में इन दोनों के बीच में एक छोटा सा युद्ध भी होता है। इसका मतलब क्या है कि यूएसएसआर और चीन आपस में इनकी नहीं बन रही है, दोनों ही ये साम्यवादी देश हैं। तो ये जो घटना है ये किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, गुटनिरपेक्ष को ज़्यादा बढ़ावा
दे रही है। ये हम गुरुत्वाकर्षण वाला जो टॉपिक है अगले जो भाग आएगा उसमें करेंगे, शीत युद्ध के दूसरे भाग में करेंगे। चलो जी, अब इतनी बात समझ में आ गई। यूएसए, यूएसएसआर, नाटो, सिटो, सेंटो और उसका वार्सा संधि, ये क्या कर दिया इन्होंने, पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। अब प्रश्न ये है कि जैसे नाटो में, सिटो में, सेंटो में ये जो देश है जिसने अमेरिका ने अपनी तरफ जोड़ा, वर्सा पैक्ट के तहत उन्होंने अपनी तरफ जोड़ा, तो इनसे इनको कुछ फायदा हुआ क्या? बिल्कुल फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? कहते तो एक ये छोटे छोटे देश थे और यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण संसाधन थे, महत्वपूर्ण संसाधनों पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा किया। जो देश इन बड़े देशों के साथ मिले, जैसे बड़े संसाधन कैसे हैं, तेल है, खनिज है, इन देशों के छोटे देशों के पास थे, तो इस गठबंधन की आड़ में बड़े देशों ने इन पर कब्जा किया, तेल पर, खनिज पर। इसके अलावा और क्या फायदा हुआ, एक भू क्षेत्र भी इन्होंने अपना प्रयोग लिया, अपने काम में लिया। भू क्षेत्र जैसे देखो क्यूबा है, क्यूबा को उन्होंने सैनिक अड्डा बना दिया यूएसएसआर बनाने। तो ऐसे क्या है, सैनिक अड्डा बनाने के लिए, सेना का संचालन करने के लिए, हथियारों के लिए उन्होंने इनके भू क्षेत्र को काम में लेना शुरू किया। ठीक है, सैनिक अड्डा बनाया, सैनिक ठिकाने शुरू किए, सैनिक ठिकाने। बात समझ आ रही है? फिर जो छोटे छोटे देश इन गठबंधनों के साथ में मिले थे, उनमें महत्वपूर्ण संसाधनों उनका प्रयोग किया, भू क्षेत्र का प्रयोग किया, हथियार बनाने के लिए, सेना का संचालन करने के लिए सैनिक अड्डा, एक दूसरे की जासूसी करने के लिए सैनिक अड्डों का निर्माण किया। इसके अलावा आर्थिक मदद भी इनसे मिली, किसी को दी, किसी को मिली, मतलब उन्होंने गठबंधन को मजबूत भी तो करना था ना, इसलिए उनके आर्थिक मदद भी मिली। किसके आधार पर? सैन्य वहन खर्चा के आधार पर उनको आर्थिक मदद मिलती थी, बड़े देशों को छोटे देशों से। ये इतना इनका फायदा हुआ। ठीक है जी, ये होगी अपनी बात। अब हम बात करते हैं आगे शीत युद्ध के दायरे, कि शीत युद्ध है वो वास्तविक युद्ध में क्यों नहीं बदल पाया, शीत युद्ध के दायरे, और ये कहाँ तक चरम सीमा तक पहुंच गया। तो क्यूबा वाला हमने पढ़ ही लिया है कि क्यूबा का जो संकट था वो ऐसा था कि अब युद्ध होगा, ऐसा लग ही रहा था। अब क्या है कि शीत युद्ध में बहुत सी छोटी बड़ी बातें चलती रही और थोड़ी बहुत झड़पड़ होती रही, लेकिन ये जो शीत युद्ध था तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदल सका। ये शीत युद्ध है थर्ड वर्ल्ड वार में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? वो तो आपको पढ़ लिया, अपरोध का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, कि दोनों जो संगठन हैं वो शक्तिशाली है, एक दूसरे का मुकाबला करने की क्षमता रखते हैं, और एक दूसरे को, जो एक देश दूसरे देश को जितना नुकसान पहुंचाएगा उतना वो उसके बदले में उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपरोध का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत या शक्ति संतुलन सिद्धांत के तहत ये जो युद्ध का दायरा है वो थोड़ा कम हो गया। मतलब जो आगे शीत युद्ध है वो शीत युद्ध ही रहा, कोल्ड वार ही रहा, एक्चुअली युद्ध वो नहीं हुआ। तृतीय विश्व युद्ध में ये परिणित नहीं हुआ, बदला नहीं। तो ऐसी 2-3 घटनाएं हुई जिसे ऐसा लग रहा था कि जी अब क्या है कि ये जो द्वितीय ये शीत युद्ध है ये वास्तविक युद्ध में पलट जाएगा। कैसे? तो पहला जो संकट आया वो आया कोरिया संकट। इसकी हम बात कर लेते हैं अभी। कोरिया संकट 1950 से 53 तक का कोरिया संकट था। इसमें लग रहा था अभी अब ये युद्ध में बदल जाएगा, मतलब शीत युद्ध है वो तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। कैसे? क्या था कोरिया संकट? कोरिया संकट ये है कि कोरिया 2 भागों में बंटा हुआ था, एक था उत्तरी कोरिया और एक है दक्षिण कोरिया। यह था उत्तरी कोरिया है वो साम्यवादी है, उत्तरी कोरिया साम्यवादी था और दक्षिणी कोरिया उदारवादी था। मतलब कोरिया है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में बंटा हुआ है और अलग अलग गुट में शामिल है। तो अब क्या किया कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अब दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण करेंगे तो दक्षिणी कोरिया क्या है? उदारवादी है।
तो दक्षिणी कोरिया की सहायता करने के लिए कौन आएगा? यूएसए आएगा। तो यूएसए ने इसकी क्या की? सहायता की। और अब जितनी आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल पढ़ोगे आप देखोगे कि जो हमारा एक संगठन बना हुआ है यूएनओ, और यूएनओ पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, क्योंकि वित्तीय सहायता भी यूएसए देता है, बहुत ज़्यादा सहायता देता है, तो यूएनओ पर लगभग प्रभाव किनका है? यूएसए का ज़्यादा प्रभाव है। तो यूएसए ने यूएनओ से पर दबाव तो है ही, तो यूएनओ ने क्या करे? यूएनओ ने क्या किया? उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। ये आक्रमणकारी घोषित कर दिया इसको। उत्तरी कोरिया कैसा देश है? तो इन्होंने कहा कि उत्तरी कोरिया एक आक्रमणकारी देश है। ठीक है, तो यूएनओ ने घोषित कर दिया। तो ये मामला क्या है कि थोड़ा ठंडा हो गया। मतलब लग ऐसा रहा था कि कोरिया संकट के तहत क्या होगा कि जो शीत युद्ध है वो वास्तव में थर्ड युद्ध में बदलेगा, लेकिन नहीं बदला। ये पहली घटना कौन सी घटी? कोरिया संकट, जिसमें लग रहा था। ठीक है, दूसरी और बात कर लेते हैं। दूसरा जो है वो है बर्लिन। बर्लिन को लेकर भी, बर्लिन जब जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो बर्लिन भी दो भागों में बंटा हुआ था, एक पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, दो भागों में बंटा हुआ है। और हुआ क्या, तो सोवियत संघ ने क्या किया कि पश्चिमी ताकत जितनी भी है, सोवियत संघ यूएसएसआर ने किसको कहा? पश्चिमी वालों को कह दिया। पश्चिमी वालों को, पश्चिमी देश मतलब यूएसए वालों को कह दिया कि या तो आप क्या करो, शांति समझौते के लिए तैयार हो जाओ, शांति करो, या फिर वेस्ट बर्लिन है, मतलब पूर्वी जो बर्लिन आपके पास है उसको खाली करो। ठीक है, आप क्या करो? खाली करो। तो इसके चक्कर में क्या है कि पूर्वी जो जर्मन है उसको, इन लोगों को अलग राज्य घोषित करना पड़ा, जिसका नाम था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा ये जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक नया ही नाम आया, जर्मन डेमोक्रेटिक का एक वजूद आ गया अपने सामने। कैसे कि सोवियत संघ ने क्या किया? पश्चिमी ताकतों को ये कहा कि शांति समझौते के तहत तैयार हो जाओ, या फिर क्या कर दो, वेस्ट बर्लिन जो आपके अंडर में है उसको खाली कर दो, और शांति समझौते के तहत पश्चिमी वालों को पूर्वी जर्मनी का जो है उसको अलग एक बनाना पड़ा, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वजूद में आ गया कब? इन दोनों के बीच में संकट आने पर। ठीक है, ये जो घटना होती है कब होती है? नवंबर 1958 में होती है, नवंबर 1958 में। ठीक है, ये आ गए। इसके अलावा बस आपने ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये भी बर्लिन को लेकर भी दोनों देशों के मध्य यह था कि अब युद्ध होगा, लेकिन नहीं हुआ। ये बर्लिन की बात। अब तीसरा है कांगो का संकट। कांगो संकट ये भी एक ऐसा संकट है जिसके तहत ये लग रहा था, ये आया था 1960 के दशक में, जिसके तहत क्या लग रहा था कि अब कोल्ड वार है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली युद्ध में होगा, ऐसा लग रहा था। तो कांगो क्या है? पहले आप थोड़ा कांगो के बारे में देखो। कांगो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, छोटा सा देश है, जो कि बेल्जियम के अंडर में था, बेल्जियम के अधीन था, और बेल्जियम से आज़ाद हो गया। लेकिन कांगो में आंतरिक कलह हो गया, प्रशासन गोरे काले के चक्कर में आंतरिक कलह हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांगो में यूरेनियम बहुत है, यूरेनियम जो कि परमाणु बम, एटम बम बनाने के काम आता है। तो यूरेनियम बहुत है। तो इस यूरेनियम के चक्कर में क्या हुआ कि अमेरिका ने और बेल्जियम दोनों ने इसमें आक्रमण करके फिर अपने अधिकार में कर लिया। किसके चक्कर में? यूरेनियम के चक्कर में। ठीक है, और उनका जो यूरेनियम है उसको किस में काम में लिया? तो परमाणु बम बनाने में
काम में लिया। अमेरिका और बेल्जियम ने उग्रवादी लोगों पर आक्रमण किया और उनको अपने अंडर में कर लिया, और अपने अंडर में कर लिया। लेकिन इस कांगो को अमेरिका अपने अंडर में करना चाहता है, तो दूसरा देश भी चाहेगा, कौन सा? यूएसएसआर भी चाहेगा। सबको यह लग रहा था जैसे अमेरिका कांगो पर आक्रमण कर रहा है तो यूएसएसआर भी करेगा। तो एक प्रकार का यह संकट ऐसा लग रहा था कि ये दोनों देश आपस में क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, लेकिन नहीं हुआ युद्ध। तो कौन कौन सी हो गया? कोरिया संकट हो गया, बर्लिन वाली दीवार की बात है, बर्लिन के पूरी कहानी वो हो गई, और कांगो संकट। ये 3 ऐसे संकट थे जिसके तहत यह लग रहा था कि जो युद्ध है वो वास्तविक युद्ध अभी होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो आगे हमने कहाँ तक पढ़ लिया। हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ लिया द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, जो कि 1939 से लेकर 1945 में था। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर 2 शहर उनके उजाड़ दिए थे अगस्त 1945 में, लिटिल बॉय और फैटमैन जो परमाणु बम के द्वारा। एक ये पढ़ लिया। जर्मनी पर झंडा फहराने वाला है वो सोवियत संघ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 2 देश आमने सामने आ गए, कौन से? यूएसए और यूएसएसआर, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों में होड़ लगी। 2 विचारधारा हैं। कौन सी विचारधारा है? पूंजीवादी विचारधारा या उदारवादी। दूसरी तरफ कौन सी है? साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा इनके बीच में। और इनके बीच में जो मानसिक तनाव, दिमागी युद्ध चलता था, उसका नाम क्या है? शीत युद्ध है। और शीत युद्ध का चरम बिंदु आया था जब ऐसा लग रहा था कि अभी युद्ध पक्का ही होगा। तो वो कौन सा है? क्यूबा का संकट, जो कि 1962 में आया। और अपरोध के सिद्धांत का सिद्धांत या शक्ति संतुलन के तहत क्या यह संकट टल गया। इसमें आपने क्या रखना है कि उसमें क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? तो फिदेल कास्त्रो। अमेरिका के कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी। और यूएसएसआर के कौन है? तो निकिता क्रुश्चेव। ये हो गया। इसके बाद में हमने पढ़ा कि पूरा देश है वो 2 ध्रुवों में बंट गया था, 2 ध्रुवों का आरंभ हो गया था। ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। और फिर ये जो शीत युद्ध है ये वास्तविक युद्ध में परिणित नहीं हुआ, क्योंकि इसके खुद के दायरे हैं। तो हमने उन दायरों की बात कर ली। आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि जो नव स्वतंत्र देश है, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड के देश कहेंगे, क्योंकि अपने आप को ये फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड मानता है। थर्ड वर्ल्ड के नव स्वतंत्र देश है, जो ब्रिटेन और फ्रांस के चुगल से अभी नए स्वतंत्र हुए थे। तो वो गुट निरपेक्षता की तरफ ज़्यादा चले कि हम ना तो इनके गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं, ना ही उनके गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो नहीं जुड़ना चाहते थे वो उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, और उसके तहत लोगों को अपने, जैसे भारत ने इसकी अगुवाई की थी। तो ये जो टॉपिक है अपना नव स्वतंत्र वाला देश और गुट निरपेक्ष वाला, ये हम शीत युद्ध के जो अगला वीडियो है उसमें करेंगे। धन्यवाद।